तो आज की इस खास पेशकश में हम उन महिलाओं से बात कर रहे हैं जिन्होंने जिंदगी की परेशानियों और कई सारी चुनौतियों का सामना कर हराकर उन्हें समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। और हमारी खास मेहमान है डॉक्टर पलक जायसवाल, जो एक गतिशील और कुशल विशेषज्ञ हैं, साथ ही अपने क्षेत्र में एक अनुभवी और प्रतिष्ठित विशेषज्ञ के रूप में उभरी हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पलक जायसवाल द विजडम ट्री फाउंडेशन की फाउंडर और जीटीपी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की चेयरपर्सन हूँ और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मैं मूलतः निवासी हूँ और मेरा जो कार्य है, क्षेत्र है, एग्जैक्टली एजुकेशन में सबसे ज़्यादा कार्य कर रहे हैं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए। डॉक्टर पलक, आपका सफर झांसी से नागपुर और फिर सामाजिक सेवा तक बहुत प्रेरणादायक रहा है और इस यात्रा में कौन कौन से महत्वपूर्ण पल रहे हैं जिन्होंने आपको आकार दिया है? ये सफ़र इतना इजी, इतना आसान नहीं रहा है। जो समाज सेवा का सफ़र कह लीजिए या कार्य करने के लिए, तो जो मेरे बेसिक जो मेरी शुरुआत हुई है वो नागपुर से शुरुआत हुई है एजुकेशन को लेके, क्योंकि मैं वहाँ पे जब कॉलेज टाइम में पढ़ रही थी उसी समय में वहाँ पे हम लोग डेफ एंड डम्ब स्कूल में भी जाते थे। वहाँ पे हम बच्चों के साथ में जुड़ते थे, देखते थे। और सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा है कि क्यों ज़रूरत है समाज सेवा की, वो वहीं से शुरुआत हुई है। जब वहाँ पे हमने बच्चों में देखा कि वो लोग, उनमें थोड़ी सी जो क्षमताएं थी सुनने समझने की वो बहुत ही कम थी, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट थी। हेल्थ का मालन्यूट्रिशियस फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो वहाँ पे जब उन बच्चों के साथ हम समय बिताने जाते थे, हर सैटरडे हर फ्राइडे हम लोग जाते थे वहाँ पे, तो उन्हें मेडिटेशन भी सिखाते थे, धीरे धीरे कुछ योगा की एक्सरसाइजेस, ताकि उनकी शारीरिक कैपेबिलिटी अच्छे से बनी रहे। तब हमने वहाँ पे रहते रहते मैंने ये चीज़ को समझा कि मतलब कितनी ज़्यादा ज़रूरत है एक समाज सेवा की। तो वहाँ से एक मुझे शुरुआत मिली है। जी, द विजडम ट्री फाउंडेशन शिक्षा, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है और इस फाउंडेशन को शुरू करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? इसको शुरुआत करने की जो सबसे बेसिक रीज़न है वो ये है कि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। हरियाणा से मेरी जर्नी शुरुआत हुई है। हम 4 बहनें हैं और जब मैं सबसे छोटी हूँ, तो जब मैं पैदा हुई थी तो उस वक्त पापा मुझे बताते थे कि जब आप पैदा हुए उस वक्त बहुत सारे रिलेटिव्स बड़े दुखी हो गए कि ओहो, घर में फिर से चौथी बेटी हो गई है। तो उन्होंने बताया कि मतलब वहाँ पे किस तरीके से लोगों की मेंटालिटी है। और वो मैंने खुद ने भी ये चीज़ें देखी कि जब मतलब हम लोग गर्मी की छुट्टियों में जाते थे, मेरा एजुकेशन नागपुर से हो रहा था, तो जब हम लोग 2 महीने के लिए जाते थे वहाँ पे, तो हम लोग ये चीज़ महसूस करते थे कि लड़कियों को लेके, उनकी एजुकेशन को लेके बहुत सी मतलब रूढ़िवादिता सोच है वहाँ पे लोगों की। तो जैसे मतलब एक खुशी नहीं होती थी बेटियां पैदा होती हैं तो तब एहसास हुआ कि ना, महिला होके भी महिला दूसरी महिला को देख के खुश नहीं हो पा रही है। मतलब हमारे समाज में बहुत ज्यादा कार्य करने की जरूरत है महिला सशक्तिकरण को लेके, बेटियों को लेके। तो वहां से इस सोच की शुरुआत हुई है। जी, डॉक्टर पलक, मेरा अगला सवाल यह है कि आपके कौशकी कार्यक्रम में हजारों महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाया गया है। इस पहल का महिलाओं की सुरक्षा और आत्मविश्वास पर क्या प्रभाव पड़ा? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। एक्चुअली देखा जाए तो जिस तरह से राम राज्य था, तो उस समय में घर में दुश्मन नहीं थे, शत्रु बाहर थे। घर में लोग सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को आगे बढ़ते थे, शत्रु बाहर थे। जैसे रावण से युद्ध किया राम ने, अपने घर में किसी से युद्ध नहीं किया। उन्होंने जो भी कहा गया, किया गया उनके साथ, उन्होंने हर चीज को स्वीकार किया। उसके बाद जो दूसरा युग आया वो कृष्ण जी का युग आया। उसमें उन्होंने युद्ध किया अपने ही घर के व्यक्ति से, जैसे कंस और कृष्ण जी का युद्ध हुआ आपस में बचने के लिए। उसके बाद आया कलयुग। कलयुग में हमने देखा कि दुश्मन बाहर भी नहीं है, घर में भी नहीं है, सब जगह पे है, हमारे अंदर ज्यादा है। व्यक्ति के अंदर ही देवता है, व्यक्ति के अंदर ही शत्रु है। तो ये एक ऐसा युग है कलयुग, जिसमें सबसे ज्यादा मतलब आप किसी को आप ये नहीं कह सकते कि महिला की गलती है, पुरुष की गलती है या किसकी गलती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चीजें देखी जा रही है, हर व्यक्ति ही अपने आप का दुश्मन है।
तो इस सोच के साथ, जैसे कि अभी अभी में हमने बहुत सारे ऐसे किस्से सुनने को मिले कि 1.5 साल की छोटी सी बिटिया के साथ दुष्कर्म किया गया। मतलब वो व्यक्ति की सोच उस वक्त क्या होगी, उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन उस वक्त क्या होगा कि उसने कितनी छोटी सी बिटिया के प्रति उसके मन में इस तरह के भाव आ गए। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समाज में ये एक ऐसा दायरा आ चुका है कि जहां पे बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है। तो इसलिए हमने आत्मरक्षा को लेके इतना बड़े स्तर पे कार्य करना शुरू किया छत्तीसगढ़ में, कि हम अपनी बेटियों को यहाँ पे आत्मरक्षा के लिए इतना प्रशिक्षण दे रहे हैं, उन्हें ये गुर सिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि वो लड़ सकें। हमेशा लोग एक ही एस्पेक्ट देखते हैं, आत्मरक्षा मतलब किसी से लड़ना है, किसी से बचाव करना है। आत्मरक्षा इसलिए भी जरूरी है ताकि आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकें। जैसे आजकल लड़कियां घर में काम नहीं कर पाती हैं, हम बाहर काम कर रहे हैं बहुत स्ट्रेंथफुली, बट घर में काम करने की जब बात आती है तो कहा जाता है अरे हमने इतना काम कर लिया, जबकि पहले भी महिलाएं बाहर काम कर रही थी। वो जो क्या है कंपैरिजन किया जाता है वो बड़ा गलत किया जाता है कि पहले महिलाएं सिर्फ घर का काम करती थी। पहले खेतों में भी काम कर रही थी, घर में भी काम कर रही थी, सब जगह काम कर रही थी, तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। आजकल हम कमजोर हो रहे हैं, तो इसलिए भी मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि आप फिजिकल हेल्थ गेन करें। जी, आपकी हर बेटी के जन्म पर एक पौधा लगाने की पहल बहुत अनोखी है, और इसके पीछे की सोच क्या थी और इसे समाज से कैसी प्रतिक्रिया मिली? मुझे इस सोच के पीछे में जो रीजन मुझे लगता है कि कहा जाता है ना कि जैसे कि बेटियों का जन्म होता है, उसके बाद से वो एक घर नहीं, वो कई कुलों को लेके चलती है, अपने घर, आने वाला घर, सबके लिए कार्य करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का समर्पण सबसे ज्यादा होता है। महिला को खुद की हुई चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। जैसे महिला उत्पन्न करती हैं, जो उनकी जननी की क्षमता है, वो अपने आप से ज्यादा अपने बच्चों से प्रेम करती है। जिस तरह के हम नेचर को देखते हैं कि नेचर भी, हम पेड़ पौधों वृक्षों को देख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ सोसाइटी को दे रहे हैं। वो कुछ भी नहीं मांग रहे हैं कि आप मुझे कुछ दो, आप मेरे लिए कुछ करो। हम पानी दे देते हैं, वो वृक्ष अपने आप बढ़ता रहता है। उसी तरीके से महिलाएं हैं, महिलाओं को बड़ा अच्छा लगता है, जैसे कि सभी जन जानते हैं कि उनकी थोड़ी भी प्रशंसा कर दी जाती है तो बड़ी खुश होकर वो काम को और ज्यादा करती हैं। तो यही सेम चीज को हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। जिस तरीके से वो अपने पूरे परिवार के लिए समर्पण देती है, तो वो बेटी के नाम पे जब हम वृक्षारोपण करेंगे तो उसके प्रति और एनवायरमेंट, ये दोनों चीजें मिलके जो बड़ा सुंदर सा रूप लेंगी, तो उसमें सोसाइटी में बहुत अच्छी जागरूकता आएगी। साथ ही साथ एक लगाव जुड़ा रहेगा कि वो जैसे जैसे बेटी बढ़ती जाएगी वो वृक्ष भी बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ जब उसकी शादी हो जाएगी, जब वो दूसरे घर भी जाएगी, तो वो जब आगे उसके बच्चे होंगे या नेक्स्ट जनरेशन जो भी होंगी, तो वो उनको भी बताएंगे कि बेटा ये देखो, ये मेरे नाम से पेड़ है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम मैं यहाँ पे जरूर कोट करना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी ने भी ये पहल शुरू करी है। वृक्षारोपण को लेके तो हर गवर्नमेंट ने काम किया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी काम हो रहा है, पहले से काम हो रहा है, बट उन्होंने इसको बहुत ही एक इमोशनल टच दे दिया है, जिससे लोग बड़े दिल से जुड़ गए हैं। एक पेड़ माँ के नाम, ये इतना सुंदर है कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर इस चीज को अगर पिता के नाम कहा जाता तो शायद लोग करते, बट उतना दिल से नहीं जुड़ते। जैसे माँ का नाम जब भी आता है, तो चाहे माँ जननी का नाम हो, माँ दुर्गा हो, चाहे अपनी माँ हो, या कहते हैं ना कि कभी किसी और की भी माँ का नाम वर्णन करते हैं, तो वो इतना इमोशनल हो जाता है ना कि व्यक्ति उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता है। तो इसीलिए वृक्षारोपण और एकांकिया जो हमारा प्रोजेक्ट है द विजडम ट्री फाउंडेशन का, तो उसको हमने इस तरीके से अटैच किया है कि बेटी के नाम से और माँ का नाम, ये दोनों चीजों से बड़े अटैच होकर लोग पर्यावरण का भी ध्यान रखें। एक बहुत खास सवाल है, आपको छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान और नारी रत्न अवार्ड जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। ऐसे सम्मान आपकी सामाजिक सेवा की प्रतिबद्धता को कैसे प्रेरित करता है? ये बहुत प्रेरित करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मुझे ही नहीं, जो भी समाज के प्रति जागरूकता का कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उन सभी को बहुत प्रेरित करते हैं कि आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको ऐसा जस्टिफाई फील होता है कि आपको समाज ने नोटिस किया है कि आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप एक सही राह पे चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को ये महसूस होना बहुत जरूरी है
कि आप एक अच्छे सिटीजन हैं, आप समाज के प्रति कुछ कर रहे हैं। और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है कि जैसे मुझे अगर कोई सम्मान मिलता है तो मुझसे जुड़े जितने लोग होते हैं वो सब मुझे कांटेक्ट करते हैं कि मैम आपको बधाई हो। बधाई के साथ साथ वो मुझसे पूछते हैं कि हमें भी आप प्लीज ये राह बताइए कि हम कैसे ऐसा कार्य करें कि हमें भी इस तरीके से सम्मान मिल सके। तो सम्मान का जो सबसे प्रायोरिटी जो मुझे फील होती है वो ये है कि वो एक मैसेज क्रिएट करती है समाज में, कि सभी को प्रेरित करती है कि आपको इस तरीके के कार्य करते रहने चाहिए। जी, कोविड-19 महामारी के दौरान आपने राहत कार्यों में अहम भूमिका निभाई और ऐसे कठिन समय में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही, और ये भी जानना चाहेंगे कि द विजडम ट्री फाउंडेशन ने इस संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाए। जी, कोविड के समय तो ऐसा है कि हमने देखा है, मानवता को शर्मसार होते हुए भी देखा है और मानवता में खरे उतरते देवताओं को भी देखा है। उस समय में सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो ये थी कि उस वक्त मैं प्रेगनेंसी में थी और मतलब अपने साथ एक छोटी सी नन्ही सी जान का भी मुझे ध्यान रखना था, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। तो कार्य करते वक्त जब लोग बहुत डरते थे कि एक दूसरे को नहीं छुएं, एक दूसरे से नहीं मिलें, और सबसे बड़ी चुनौती उस वक्त एक और भी थी प्रेगनेंसी के साथ साथ। जो सबसे पहला केस बिलासपुर में आया था वो रामा लाइफ सिटी सकरी में जो सोसाइटी है वहां पे सबसे पहला केस हुआ था। तो हम, क्योंकि मैं वहीं पे रहती हूँ, तो उस वक्त में मतलब वो चीज ऐसी हुई थी कि सब लोगों में बहुत डर था। क्वारंटाइन हो गई थी, सोसाइटी बंद हो चुकी थी, तो लोग बहुत डरे हुए थे। कोई किसी की मदद करना नहीं चाहते थे, कोई किसी से मिलना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि कौन सा केस है, कोई किसी से बात नहीं करना चाहते थे। जो जैसा जी रहा है वो वैसे ही जी रहा है। तो उस वक्त मैंने वहां पे वो चीजें देखी कि मतलब कितनी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। तो उस वक्त मैंने फिर काम करना स्टार्ट किया, निकल के लोगों की मदद करनी शुरुआत करी। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं प्रेग्नेंट तो थी ही उस समय में। उस समय हम लोग शिवतराई करके एक ट्राइबल बेल्ट है, वहां पे भी हम लोग गए थे। वहां पे हम जब वहां पे सैनिटरी पैड्स के वितरण के लिए गए थे, साथ में हमने कुछ मेडिकल किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो उस वक्त जब वहां पे लोगों से मैं मिली, तब हमने छोटे छोटे से ग्रुप्स बनाए थे वहां पे गांव में, ताकि हम लोगों को समझा सकें कि उन्हें स्वच्छता कैसे मेंटेन करनी है, इस कोविड से कैसे निपटना है, किस तरीके से उन्हें अपना ख्याल रखना है। तो जब उनसे बातचीत हो रही थी, उन्हें जब समझा रही थी, तब ये चीजें भी पता चली कि बहुत सारी महिलाओं को उस वक्त यूटीआई की बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे थे, क्योंकि वो किसी से बता भी नहीं पा रही थी, न मेडिकल शॉप तक जा पा रही थी। तो उन्होंने बताया कि मैम हम लोग इतने परेशान हैं, हम किसी से बोल नहीं सकते। पहले हम लोग कहीं काम से जाते थे तो हम चुपचाप से खरीद लेते थे। तो उन्हें थोड़ा सा ओपन करने के लिए फिर वहां पे छोटे छोटे ग्रुप्स में ओपनली हमने उस पर चर्चा भी की कि महामारी के संबंध में, इससे होने वाली गंभीर समस्याओं के संबंध में भी उनको समझाया कि ये भी एक इतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप उसका सीरियसली अपने हेल्थ का ध्यान रखें। साथ ही साथ वहां पे उस वक्त में कोविड के टाइम में जैसे छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम लोगों ने उन्हें कुछ स्टेशनरी किट्स इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि वो सेल्फ एंगेजमेंट में वर्किंग करें। तो ये सारी चीजें हम लोग कंटिन्यूस कर रहे थे कोविड में। जी, डॉक्टर पलक जायसवाल, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने अब तक कई बड़े काम किए हैं, अब आगे आपका क्या सपना है और आपके फाउंडेशन का अगला बड़ा लक्ष्य क्या है? जी, फाउंडेशन के थ्रू तो ये सोच के रखा है आगे का बड़ा लक्ष्य कि हर व्यक्ति अपने आप में संपन्न हो जाए समाज सेवा को लेके, क्योंकि लोग समाज सेवा करना चाहते हैं लेकिन ना उनकी सोच ओपन नहीं है। समाज में हर किसी की सोच बहुत मतलब ना सीमित है। लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब मैं जो कर रहा हूं उसका मतलब सिर्फ मुझे को रिटर्न मिल जाए। तो लोगों के अंदर में ये अवेयरनेस आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हर समाज में एक व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जिनको लोग बहुत सुनते हैं, लोग बहुत समझते हैं। तो ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए समाज सेवा को लेके, और सच में जिन्हें नीड है वहां पे उन्हें मदद भी करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी एनजीओ की या किसी व्यक्ति की शायद जरूरत ही ना पड़े। अगर हर समाज में व्यक्ति जो संपन्न है, समृद्ध हैं, वो अगर समाज सेवा को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दें कि हमें किस किस व्यक्ति के लिए कहाँ पे क्या करने की जरूरत है, और वो अपने परिवार से करना शुरू करें। मैं कहती हूँ कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
कहते हैं कि हर अच्छे कार्य की शुरुआत अपने घर से की जाती है, तो उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि समाज सेवा का भी कार्य जो है वो इसी तरीके से होता है कि आप अपने घर को जितना साफ सुथरा, समृद्ध, अच्छे विचारों से, अच्छे संस्कारों से आप शुरुआत करेंगे तो वो वैसे ही समाज में आप एक अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, डॉक्टर पलक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जी मीडिया के माध्यम से लोगों को बेहद ही खास संदेश भी दिया है, साथ ही जीवन में किस तरह से चुनौतियों का सामना करें इसके बारे में भी बताया। मैं जी न्यूज रायपुर छत्तीसगढ़ को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इस वुमेन अचीवर्स के वीक को जिस तरीके से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है कि आप इतना अच्छा कार्य आपने सोचा है महिलाओं के प्रति। और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपने समाज सेवा के लिए मुझसे बहुत सारी बातें की, मुझे लगता है कि आप लोग भी इस तरीके से ये समाज को बहुत अच्छा मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि महिलाओं को लेके इतना प्यारा आपने एपिसोड क्रिएट किया है। तो थैंक यू सो मच। जी न्यूज की पूरी टीम को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।